सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम है जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज 11th क्लास की जो रेखीय गति होती है और घूर्णन गति होती है, इसका दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करें, कंपैरिजन करें। दोनों लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन जो है उसका हम आज कंपैरिजन करेंगे, उसकी हम तुलना करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं द्रव्यमान की। जो रेखीय गति में एक नंबर डला हुआ, रेखीय गति में हम जो मास होता है उसको हम m से प्रदर्शित करते हैं द्रव्यमान को, और वही काम घूर्णन गति में जो मोमेंटम ऑफ इनर्शिया होता है जिसको हम जड़त्व आघूर्ण I से प्रदर्शित करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है कि रेखीय गति में जो महत्व द्रव्यमान का होता है वही महत्व घूर्णन गति में जड़त्व आघूर्ण का होता है। यानी कहने का मतलब जो रेखीय गति में जड़त्व जिसको हम परिभाषित करते हैं, जड़त्व यानी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, तो उसको हम जड़त्व कहते हैं। और वो जड़त्व हमारे पास द्रव्यमान के द्वारा प्रदर्शित होता है। इसी प्रकार से जब कोई वस्तु घूमती है तो उसका जो घूर्णन गति का विरोध करने का गुण क्या कहलाता है? जड़त्व आघूर्ण कहलाता है, और उसको हम I से प्रदर्शित करते हैं। तो ये दोनों का पहला पॉइंट रहेगा कि रेखीय गति में जो द्रव्यमान होता है उसको हम m से प्रदर्शित करते हैं। घूर्णन गति में वही द्रव्यमान जो होता है वो जड़त्व आघूर्ण कहलाता है, और उसको हम I से प्रदर्शित करते हैं। यानी कहने का मतलब जो महत्व रेखीय गति में द्रव्यमान का होता है वही महत्व घूर्णन गति में जड़त्व आघूर्ण का होता है। दूसरा पॉइंट हमने लिख रखा है कि तय की गई दूरी मतलब डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। डिस्टेंस को अपन a से प्रदर्शित करते हैं, तय की गई दूरी को या विस्थापन को, डिस्प्लेसमेंट को हम a से प्रदर्शित करते हैं। इधर यदि हम देखें कि तय की गई कोण जो होता है जिसको अपन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, कोणीय विस्थापन बोलते हैं, इसको हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ जैसे हमने इसमें s होता है, s मतलब डिस्टेंस या कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इसको हम रेखीय गति में s से प्रदर्शित करते हैं। उसी प्रकार से यदि कोणीय गति है या घूर्णन गति आती है तो उसके जो कोण बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं? कोणीय विस्थापन बोलते हैं। इसको हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम कोणीय विस्थापन कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, कोणीय विस्थापन। रेखीय गति में जहां हमने s लिखा, विस्थापन s, उसकी जगह घूर्णन गति जब भी हम पढ़ेंगे तो उसको हम थीटा से प्रदर्शित करेंगे। जहां जहां s है उसकी जगह हम थीटा को रख देंगे तो घूर्णन गति के समीकरण आ जाएंगे, घूर्णन गति से संबंधित सारे टर्म्स आ जाएंगे। तीसरा हमने लिखा कि वेग v को हम ds/dt लिखते हैं। विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाता है, तो ये कहलाता है रैखिक वेग। ये सब v जो होता है वो रैखिक वेग कहलाता है, रैखिक वेग कहलाता है। और इसका सूत्र है लिख रखा v बराबर ds/dt। रैखिक वेग में परिवर्तन की दर, विस्थापन में परिवर्तन की दर, या कौन सा विस्थापन? ये लीनियर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, रैखिक विस्थापन s। जब भी s आए तो रैखिक विस्थापन पढ़ना, और d/dt आए तो परिवर्तन की दर पढ़ते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे क्या? रैखिक वेग किसको कहेंगे? विस्थापन में परिवर्तन की दर रैखिक वेग कहलाता है। इसी प्रकार से कोणीय वेग किसको कहेंगे? कोणीय विस्थापन dθ/dt, ये थीटा है तो ओमेगा बराबर हो जाएगा dθ/dt। इसको हम पढ़ेंगे कैसे? कोणीय वेग किसको कहेंगे? कि कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर, थीटा कोणीय विस्थापन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और d/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम पढ़ेंगे कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर कोणीय वेग कहलाता है, और रेखीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को रैखिक वेग कहते हैं। दोनों ही वेग है, वेलोसिटी है, बस फर्क ये है कि रेखीय गति में वस्तु सीधी सरल रेखा में चलती है और घूर्णन गति में वस्तु क्या होती है? घूमती है। तो घूमने वाला वेग एंगुलर कहलाता है, कोणीय कहलाता है, कोणीय वेग कहलाता है, और सीधी सरल रेखा में यदि कोई वस्तु चलती है तो उसका वेग रैखिक वेग कहलाता है। बस ये चीज ध्यान रखना। तीसरा अगला हमारे पास त्वरण। त्वरण मतलब एक्सेलरेशन। तो त्वरण को हम a=dv/dt, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो a=dv/dt, या v का मान यदि रखें अपन तो ds/dt हो जाएगा, या v की जगह हम ds/dt रखेंगे तो ये d2/dt का स्क्वायर। तो ये त्वरण का सूत्र होता है a=dv/dt लिखो, या फिर v की जगह ये लिखो ds/dt। a होता है dv/dt।
पढ़ेंगे कैसे, ये वेग है और डी बटे डी टी परिवर्तन की दर, तो वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। और v का मान लिखो तो ds अपन dt लिख देना, d बटे dt और ds अपन dt, ये क्या आएगा d2s अपन dt का स्क्वायर, ये आ जाएगा d2s अपन dt का स्क्वायर। तो त्वरण मतलब वेग में परिवर्तन की दर, कौन सा वेग, रेखिक वेग, रेखिक वेग में परिवर्तन की दर कौन, रेखिक त्वरण कहते हैं, रेखिक त्वरण बोलेंगे। और इधर क्या आ जाएगा, कोणीय वेग, ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है, तो कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। तो रेखिक वेग में परिवर्तन की दर को रेखिक वेग, और उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, a इक्वल टू dv बटे dt। और कोणीय त्वरण किसको कहेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन किसको कहेंगे, कोणीय वेग में परिवर्तन, d ओमेगा बटे dt, ओमेगा कोणीय वेग कहलाता है और d बटे dt को परिवर्तन की दर कहते हैं। तो ओमेगा मतलब कोणीय वेग और d बटे dt परिवर्तन की दर। तो जब भी आएगा कोणीय वेग में परिवर्तन की दर तो कोणीय त्वरण लिखना है, और इसको अपन अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, ये अल्फा से प्रदर्शित होता है, ध्यान रखना जब भी कोणीय त्वरण है तो उसको अल्फा से, अल्फा बराबर डी ओमेगा बटे dt होता है। ओमेगा कोणीय वेग और d बटे dt परिवर्तन की दर, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर कोणीय त्वरण कहलाता है। और ओमेगा का मान d थीटा बटे dt रख देंगे, दिया जाएगा, इस ओमेगा की जगह d थीटा बटे dt रख देंगे, तो d2 थीटा d बटे dt लिखना, और इस ओमेगा का मान d थीटा बटे dt लिख देना, ये क्या आ जाएगा d2 स्क्वायर थीटा अपन dt का स्क्वायर, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये सूत्र अपने को ध्यान रखना, क्योंकि इनके सवाल भी पूछे जाएंगे, तो उस कंडीशन में सारे सूत्र याद होना चाहिए। अगला F इक्वल टू m में होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, ये हमने पढ़ रखा है। अब यहाँ m की जगह क्या आ जाएगा, m की जगह क्या लिखेंगे हम, I लिखेंगे, यहाँ पर द्रव्यमान की जगह I, जड़त्व, तो इसको I लिखेंगे। और a मतलब रेखिक त्वरण होता है, जिसको हम लीनियर एक्सेलरेशन बोलते हैं। रेखिक त्वरण मतलब जब सीधी सरल रेखा वस्तु चलती है तो उसके वेग में परिवर्तन की दर को रेखिक त्वरण कहते हैं। यहाँ पर ये अल्फा के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, इसको हम a की जगह अल्फा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ a लिखा, यहाँ क्या लिखा हमने, अल्फा लिखा, तो c इक्वल टू आई इंटू अल्फा। इसको हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं, c नहीं, टाउ बना लेना इसको, टाउ, टाउ मतलब टार, तो टार का सूत्र हो जाएगा टाउ बराबर आई इंटू अल्फा। बल का होता है m इंटू F इक्वल टू m होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, तो m की जगह I आ जाएगा, m की जगह I लिखना है, और a की जगह क्या लिखेंगे, अल्फा लिखेंगे। यहाँ रेखिक त्वरण होता है, यहाँ कोणीय त्वरण होता है, तो a की जगह अल्फा, और अल्फा का मान क्या होता है, डी ओमेगा बटे dt, इसको डी ओमेगा बटे dt भी लिख सकते हैं अल्फा को, क्योंकि यहाँ हमने अल्फा बराबर डी ओमेगा बटे dt प्रदर्शित किया। फिर हमारे पास में रेखिक गति ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी हमने पढ़ रखा, 1/2 mv का स्क्वायर होती है। अब ये m की जगह क्या आ जाएगा, m की जगह I लिख देना, जहां जहां m आ रहा उसके जगह I लिख देंगे, तो I आ जाएगा m की जगह। v की जगह रेखिक वेग, v की जगह क्या आ जाएगा, कोणीय वेग आ जाएगा ओमेगा, तो जहां हमने m लिखा उसकी जगह I लिख देना, और v लिखा उसकी जगह ओमेगा लिख देना। तो रेखिक वेग की जगह कोणीय वेग और द्रव्यमान की जगह जड़त्व आघूर्ण आ जाएगा। तो कोणीय समय हमारे पास में भी हम गति ऊर्जा की बात कर रहे हैं, तो v की जगह ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, v स्क्वायर की जगह ओमेगा स्क्वायर, और m की जगह आ जाएगा, बाकी 1/2 ऐसे कैसे रहेगा। इसी प्रकार से रेखिक संवेग की बात करते हैं, तो रेखिक संवेग लीनियर मोमेंटम, रेखिक संवेग मतलब लीनियर मोमेंटम, द्रव्यमान गुणित वेग, ये p का बराबर होता है, p इक्वल टू mv होता है द्रव्यमान गुणित वेग। अब द्रव्यमान की जगह क्या लिखेंगे हम, द्रव्यमान की जगह I लिखना, तो m की जगह I आ जाएगा, I आ जाएगा, v की जगह ओमेगा आ जाएगा, ये v जो हमने लिखा ये v, इसकी जगह हमने ओमेगा लिखेंगे, तो I इंटू ओमेगा हो जाएगा। ये एंगुलर मोमेंटम कहलाता है, कोणीय संवेग कहलाता है। ये लीनियर मोमेंटम और ये एंगुलर मोमेंटम, लीनियर का मतलब रेखिक संवेग और ये कोणीय संवेग। तो संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणित वेग, द्रव्यमान m और वेग v, द्रव्यमान गुणित mv, ये रेखिक संवेग। अब m की जगह क्या लिख देंगे, I लिख देंगे, और v की जगह ओमेगा लिख देंगे। तो इस प्रकार से इसका संवेग सूत्र हो जाएगा p बराबर mv, और इसका सूत्र हो जाएगा m की जगह क्या लिखेंगे I, m की जगह I लिखना, ये m लिखा I लिखा, और v की जगह ओमेगा लिख देंगे। कार्य का सूत्र क्या होता है, बल गुणित विस्थापन, कार्य बराबर वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो F इनटू S। अब यहाँ पे S टाउ, बल की जगह क्या लिखेंगे, बल का ये लिखा देखो बल F की जगह हम क्या लिखेंगे टाउ, बल की जगह बल आघूर्ण आ जाए, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ टाउ, इनटू
एस विस्थापन, विस्थापन की जगह क्या लिखेंगे थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाउ इनटू थीटा। तो जब भी वर्क आ जाए किसका गुणन गति का कार्य आ जाए डब्ल्यू, तो टाउ इनटू थीटा लिखना। क्यों? क्योंकि बल की जगह बल, एफ की जगह टाउ लिखते हैं, बल की जगह बल आघूर्ण। जो काम रेखीय गति में बल का होता है वही कार्य गुणन गति में बल आघूर्ण का होता है। क्या करना, तो एफ की जगह टाउ लिखना, तो इस एफ की जगह हम टाउ लिख देंगे, और एस विस्थापन, देखो एस विस्थापन की जगह हम थीटा लिखते हैं। ये रेखीय विस्थापन होता है, वो कोणीय विस्थापन होता है, तो एस की जगह थीटा लिख देना। फिर गति के तीनों समीकरण हमने स्थापित कर रखे हैं। तो गति का पहला समीकरण v इक्वल टू यू प्लस एटी, तो यहाँ पर हम v की जगह चाहो तो इसको ओमेगा लिख लो, अंतिम वेग ओमेगा, इसको ओमेगा नॉट से प्रदर्शित करते हैं प्रारंभिक वेग, और a की जगह हम अल्फा लिख देंगे, ये अल्फा का मान है, और t लिख देंगे। तो हमारे पास रेखीय गति का समीकरण v इक्वल टू यू प्लस एटी होता है। ध्यान रखना, ये रेखीय गति का समीकरण है। तो v के स्थान पर क्या लिखना है ओमेगा लिखना, u के स्थान पर ओमेगा नॉट लिखना है, a के स्थान पर अभी हमने लिखा अल्फा लिखना, s के स्थान पर थीटा लिखेंगे। तो ये गुणन गति के तीनों समीकरण बन जाएंगे। तो जहां जहां हमने v लिखा है उसकी जगह ओमेगा लिख देना, जहां u लिखा उसकी जगह ओमेगा नॉट लिख देना, जहां a लिखा उसकी जगह अल्फा लिख देना, और जहां s लिखा उसकी जगह थीटा लिख देना। तो इस प्रकार से गुणन गति के तीन समीकरण बन जाएगा। इस v की जगह ओमेगा लिख दिया, तो ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट, u की जगह ओमेगा नॉट लिख देना, a की जगह अल्फा लिख देना, अल्फा टी। तो पहला इक्वेशन क्या जाएगा ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ये गुणन गति का पहला समीकरण। दूसरा समीकरण क्या आ जाएगा s की जगह क्या लिखेंगे थीटा, s की जगह थीटा रख देना, तो थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट, u है तो u की जगह ओमेगा नॉट लिखेंगे, t की जगह t लिखना, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए की जगह अल्फा लिख देना और टी की जगह टी लिख देना, अल्फा टी का स्क्वायर। इसी प्रकार लास्ट इक्वेशन ओमेगा v की जगह ओमेगा लिखना, ओमेगा का स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर, u की जगह 2 अल्फा थीटा, अल्फा थीटा, ए की जगह अल्फा और एस की जगह थीटा। तो इस तरह से ये हमारे पास गति के तीनों समीकरण हो जाएंगे। इनको अच्छी तरह से याद करना है। ये हमारे पास रेखीय गति से संबंधित टर्म्स है, ये हमारे पास घूर्णन गति से संबंधित टर्म्स है। इनको अच्छी तरह से अपने को याद करना। इसी प्रकार से इंग्लिश में भी दे रखे हैं, तो इंग्लिश में भी इसी टाइप से अपने को चेंज करते आना चाहिए। वही टर्म्स यहाँ पे इंग्लिश में दे रखे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv का स्क्वायर या p स्क्वायर अपॉन 2m भी होता है। ये भी एक फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का p स्क्वायर अपॉन 2m। तो p की जगह क्या आ जाएगा p मतलब रेखीय समय, p की जगह l, कोणीय समय को अपने l से प्रदर्शित करते हैं, तो p की जगह l आ जाएगा, तो l का स्क्वायर 2m की जगह आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये गतिज ऊर्जा का सूत्र भी हो जाएगा। और इसमें बाकी तो सेम है, कोई अंतर नहीं है इसमें और इसमें, तो एक ही टर्म्स थी जो अपन इसमें भी इंक्लूड कर सकते हैं। एक इसमें जो गति का जो दूसरा नियम होता है तो उसको हम लिख सकते हैं कि F बराबर क्या होता है dp बटे dt। रेखीय गति में जो गति का दूसरा नियम होता है उसके अनुसार बल इक्वल होता है dp बटे dt। संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर होता है, ये गति का दूसरा नियम होता है। अब इधर बल की जगह क्या लिखिए, फोर्स की जगह बल आना टाउ, तो टाउ इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये 12 पॉइंट दे दो, इसका अगला पॉइंट दे दो, टाउ इक्वल टू p की जगह l, ये जो p आ रहा है संवेग है ना, तो ये रेखीय संवेग कहलाता है, l को हम कोणीय संवेग कहते हैं। तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा d बटे dt इंटू l। ये हमारे पास टाउ का फार्मूला हो जाएगा, टाउ इक्वल टू dl अपॉन dt, और इधर f इक्वल टू dp बटे dt। तो p की जगह l आ गया और f की जगह टाउ आ जाएगा। जब भी बल आए तो उसकी जगह बल आगुना लिखना, रेखीय संवेग आए उसकी जगह कोणीय संवेग लिखना। तो इस तरह से ये दोनों में हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि यदि हमने रेखीय संवेग वाले प्रश्नों को यदि हल किया है, यदि याद किया है, तो हम उसके स्थान पर संकेत चेंज करके ये प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। आसानी से हम इसको हम याद कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।